हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल कंप्लीट एजुकेशनल नोट्स पर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एंटीजेंस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजन, हैप्टेन एंड एडजुवेंट्स, एपिटोप्स, हेट्रोफाइल एंटीजन, सुपर एंटीजन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। व्हाट इज एन एंटीजन? एंटीजन बेसिकली कोई भी ऐसा मोलिक्यूल या सब्सटेंस होता है जिसे इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सब्सटेंस प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या फिर कोई छोटा केमिकल मोलिक्यूल भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है बी लिम्फोसाइट्स के एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स के टी सेल रिसेप्टर्स के थ्रू, जो कि बहुत हाई स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन सिर्फ रिकॉग्निशन से हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट नहीं होता। कभी कभी एंटीजन रिसेप्टर्स से बाइंड तो कर लेता है, पर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट नहीं करता। इसी वजह से हर एंटीजन इम्यून रिएक्शन क्रिएट नहीं करता। अगर कोई सब्सटेंस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, जैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन, टी सेल एक्टिवेशन या साइटोकाइन रिलीज, तब उसको इम्यूनोजन बोला जाता है। पर अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ रिसेप्टर से बाइंड करे बट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ना करे, तो उसको सिंपल एंटीजन हाई कहा जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हैप्टेंस बोला जाता है, बहुत छोटे होते हैं और अपने आप इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं कर सकते। लेकिन जब ये हैप्टेंस किसी लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल, जनरली प्रोटीन, के साथ अटैच हो जाते हैं, तब ये इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं। इस हैप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो सकता है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये सारी क्लासिफिकेशन इम्यूनोलॉजिस्ट्स को हेल्प करती है समझने में कि कौन से सब्सटेंसेस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और कौन से सिर्फ बाइंड करके विदाउट रिएक्शन रह जाएंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई एंटीजन कितनी एबिलिटी रखता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक करने की। हर एंटीजन एक जैसा इम्यून रिएक्शन क्रिएट नहीं करता। कुछ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस होते हैं जो इजीली इम्यूनिटी एक्टिवेट कर देते हैं, और कुछ वीक होते हैं जिनका इफेक्ट काफी कम होता है। नीचे दिए गए फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई एंटीजन कितना इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। ए. फॉरेननेस। फॉरेननेस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एंटीजन होस्ट के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से कितना डिफरेंट है। इम्यून सिस्टम नॉर्मली अपने ही बॉडी के सेल्फ एंटीजन्स को टॉलरेट करता है, ताकि बॉडी खुद पर अटैक ना कर दे, वरना ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए सेल्फ मॉलिक्यूल्स नॉन इम्यूनोजेनिक, यानी इम्यून सिस्टम इग्नोर करता है। फॉरेन मॉलिक्यूल्स हाईली इम्यूनोजेनिक, इम्यून सिस्टम एक्टिवली रिएक्ट करता है। जितना ज्यादा डिफरेंस एंटीजन और होस्ट टिश्यूज के बीच होगा, उतना हाई स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। एग्जाम्पल्स: ह्यूमन इम्यून सिस्टम बैक्टीरियल प्रोटीन्स को बहुत स्ट्रांगली डिटेक्ट करता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ह्यूमन प्रोटीन से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। पिग इंसुलिन ह्यूमन्स के लिए मोर इम्यूनोजेनिक होता है, क्योंकि उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस ह्यूमन इंसुलिन से फॉरेन होता है। सो फॉरेननेस एक मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि इम्यून सिस्टम कितनी विगरसली रिस्पॉन्ड करेगा। बी. मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज भी इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करने वाला एक मेजर फैक्टर है। बेसिकली, जितना बड़ा एंटीजन होगा, उतने ज्यादा एपिटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स उसके सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। ये एपिटोप्स इम्यून सिस्टम को एंटीजन को डिटेक्ट करने, बाइंड करने और प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स इम्यून रिस्पॉन्स को ज़्यादा इफेक्टिवली एक्टिवेट कर पाते हैं। जनरली पैटर्न कुछ ऐसा होता है: लार्ज मॉलिक्यूल्स मोर देन 100 किलो डाल्टन्स, स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक, मतलब इम्यून सिस्टम को ईजिली एक्टिवेट कर देते हैं। मीडियम मॉलिक्यूल्स
10 to 100 किलो डाल्टन्स, मॉडरेटली इम्यूनोजेनिक, थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है बट वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं। स्मॉल मोलिक्यूल्स, लेस देन 5 किलो डाल्टन्स, यूजुअली नॉन इम्यूनोजेनिक, जब तक ये किसी लार्ज कैरियर के साथ लिंक नहीं होते। एग्जाम्पल्स: टेटेनस टॉक्सॉइड, जो एक लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल है, ईजिली स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बिकॉज उसके पास मल्टीपल एपिटोप्स होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड्स, जैसे इंसुलिन के शॉर्ट फ्रैगमेंट्स, अपने आप इम्यूनिटी ट्रिगर नहीं करते, लेकिन जब ये किसी लार्जर कॉम्प्लेक्स या कैरियर के साथ अटैच हो जाते हैं, तब ये डिटेक्टेबल और इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं। सो ओवरऑल, मॉलिक्यूलर साइज के साथ साथ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम के रिकॉग्निशन प्रोसेस में। लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स इम्यून सेल्स को ज़्यादा क्लियरली विजिबल लगते हैं, इसलिए उनका इम्यून रिएक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। सी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्यूनोजेनिसिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करती है। जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ज़्यादा डाइवर्स, लेयर्ड और मल्टीपल केमिकल ग्रुप से फिल्ड होता है, तो इम्यून सिस्टम के लिए उसमें बहुत सारे डिस्टिंक्ट एंटीजेनिक साइट्स आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। इसी वजह से केमिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इम्यून सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिवली स्टिम्युलेट कर देते हैं। प्रोटीन्स मोस्ट इम्यूनोजेनिक होते हैं बिकॉज इनके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस बहुत वेरीड होते हैं और इनका 3D फोल्डिंग पैटर्न इम्यून सिस्टम को मल्टीपल यूनिक एपिटोप्स डिटेक्ट करने का चांस देता है। पॉलीसैकेराइड्स मॉडरेटली इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब इनका इम्यून इम्पैक्ट प्रोटीन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट फिर भी डिसेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है। लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स नॉर्मली वीकली इम्यूनोजेनिक होते हैं जब तक ये किसी प्रोटीन कैरियर के साथ अटैच्ड ना हो। प्रोटीन लिंक होने से ये मॉलिक्यूल्स इम्यून सेल्स के लिए ज़्यादा विजिबल और रिकग्नाइजेबल बन जाते हैं। एग्जाम्पल: न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन में बैक्टीरियल पॉलीसैकेराइड को एक प्रोटीन कैरियर के साथ लिंक किया जाता है। ये कंजुगेशन इम्यून रिस्पॉन्स को काफ़ी बूस्ट कर देता है, स्पेशली इन्फेंट्स में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स को अकेला इतना इफेक्टिवली डिटेक्ट नहीं कर पाता। डी. फिजिकल फॉर्म। एंटीजन का फिजिकल फॉर्म, यानी उसका स्ट्रक्चरल स्टेट और एग्रीगेशन लेवल, भी इम्यून रिस्पॉन्स डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है। इम्यून सेल्स एंटीजेंस को प्रोसेस करने के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं। पर्टिकुलेट या एग्रीगेटेड एंटीजेंस हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ये क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा इजीली डिटेक्ट होते हैं। डीनेचर्ड प्रोटीन्स नेटिव, ओरिजिनल फॉर्म के प्रोटीन्स की कंपैरिजन में ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं। जब प्रोटीन डीनेचर होता है, तो इंटरनल एपिटोप्स सरफेस पर एक्सपोज हो जाते हैं, जो पहले हिडन द सॉल्यूबल प्रोटीन्स लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के लिए कंपैरेटिवली लेस विजिबल और लेस स्टिम्युलेटरी लगते हैं। एग्जाम्पल: अगर किसी प्रोटीन को हीट से डीनेचर किया जाए, तो उसके इंटरनल एपिटोप्स बाहर एक्सपोज हो जाते हैं। ये एक्सपोज्ड एपिटोप्स इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर्स को बाइंड करने में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए डीनेचर्ड प्रोटीन यूजुअली स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है कंपेयर्ड टू इट्स नेटिव फॉर्म। ई. जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द होस्ट। जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द होस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसाइड करने में कि कोई एंटीजन कितना इफेक्टिवली रिकग्नाइज और प्रेजेंट होगा इम्यून सिस्टम के अंदर। बेसिकली, हर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप थोड़ा डिफरेंट होता है और ये डिफरेंसेस इम्यून रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ और पैटर्न को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर्स मेनली डिपेंड करते हैं: MHC जीन्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इम्यून सिस्टम के लिए एक तरह का डिस्प्ले बोर्ड जैसा काम करते हैं। ये एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को टी सेल्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर MHC के अलील्स कंपैटिबल हो और एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स को अच्छे से बाइंड करके प्रेजेंट कर सके, तो
तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर अलील्स कंपैटिबल ना हो तो रिस्पॉन्स वीक या नेग्लिजिबल हो सकता है। ओवरऑल इम्यून स्टेटस, होस्ट की एज, न्यूट्रिशन लेवल और जनरल हेल्थ कंडीशन इम्यून रिस्पॉन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यंग इन्फेंट्स, अंडरनरिश्ड इंडिविजुअल्स या कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी वेल लॉग वीक रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। टॉलरेंस मैकेनिज्म्स, इम्यून सिस्टम नॉर्मली सेल्फ मोलिक्यूल्स को टॉलरेट करता है। अगर टॉलरेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो तो इम्यून सिस्टम अननेसेसरी रिएक्शन से बचता है। बट अगर टॉलरेंस ब्रेक हो जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स का पैटर्न चेंज हो सकता है। प्रीवियस एक्सपोजर, अगर होस्ट पहले सिमिलर एंटीजन से एनकाउंटर कर चुका है तो मेमोरी सेल्स के वजह से इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर और स्ट्रॉन्गर होता है। नए एंटीजन्स के लिए रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली स्लो हो सकता है। एग्जाम्पल, कुछ माउस स्ट्रेन्स ओवल्ब्यूमिन एंटीजन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि कुछ स्ट्रेन्स बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्ट्रेन्स के पास ऐसे एमएचसी मोलिक्यूल्स होते हैं जो ओवल्ब्यूमिन पेप्टाइड्स को एफिशिएंटली प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेन्स के पास ये कंपैटिबल एमएचसी अलील्स नहीं होते, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम ओवल्ब्यूमिन को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। डोसेज एंड राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यून रिस्पॉन्स काफी हद तक डिपेंड करता है कि एंटीजन कितनी क्वांटिटी में दिया गया है और कौन से राउट से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, वीक होगी या फिर बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होगी। फर्स्ट, डोसेज, एंटीजन की करेक्ट डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्टिमल डोज स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देता है क्योंकि बॉडी को एंटीजन का परफेक्ट अमाउंट मिलता है जिसमें इम्यून सेल्स एफिशिएंटली रिएक्ट कर सकते हैं। टू लो डोज वीक या नो रिस्पॉन्स होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम को एंटीजन की प्रेजेंस हार्डली फील होती है। टू हाई डोज कभी कभी इम्यून टॉलरेंस क्रिएट कर देता है, मतलब इम्यून सिस्टम रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे कि एंटीजन को इग्नोर कर रहा हो। इसलिए डोसेज बैलेंस होना जरूरी है ताकि इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो। सेकंड, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीजन बॉडी में किस पाथवे से एंटर हो रहा है, ये भी इम्यून सिस्टम के रिएक्शन को मेजरली इम्पैक्ट करता है। राउट इम्यून रिस्पॉन्स एक्सप्लेनेशन, सबक्यूटेनियस, ये मोस्टली स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बिकॉज एंटीजन स्लो रिलीज होता है और इम्यून सेल्स को एम्पल टाइम मिलता है उसको डिटेक्ट और प्रोसेस करने का। इंट्रानेजल, ये म्यूकोसल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बेस्ट होता है। नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसल टिश्यूज डायरेक्टली एक्टिवेटेड होते हैं जो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। इंट्रावीनस, ये राउट कभी कभी इम्यून एक्टिवेशन के बजाय इम्यून टॉलरेंस क्रिएट कर देता है क्योंकि एंटीजन ब्लड में इंस्टेंटली हाई कंसंट्रेशन में आ जाता है और इम्यून सिस्टम उसको हार्मलेस समझकर सप्रेस कर देता है। उपयोग ऑफ एडजुवेंट्स, एडजुवेंट्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो वैक्सीन्स में ऐड किए जाते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट किया जा सके। ये खुद एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करते, पर ये इम्यून सिस्टम को ज्यादा अलर्ट और रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। बेसिकली, एडजुवेंट्स इनेट इम्यूनिटी को स्टिम्युलेट करके बॉडी को सिग्नल देते हैं कि समथिंग फॉरेन इज हियर, रिएक्ट स्ट्रांगली। फंक्शंस ऑफ एडजुवेंट्स इंक्लूड इंक्रीजिंग एंटीजन परसिस्टेंस इन द बॉडी ताकि इम्यून सिस्टम को एंटीजन ज्यादा टाइम तक दिखे। एनहांसिंग अपटेक बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसे एंटीजन एफिशिएंटली प्रोसेस होता है। प्रोमोटिंग लोकल इन्फ्लेमेशन जो इम्यून सेल रिक्रूटमेंट को इम्प्रूव करता है। स्टिम्युलेटिंग साइटोकाइन रिलीज जो इम्यून कम्युनिकेशन सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है। बूस्टिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन
जिससे लॉन्ग लास्टिंग एंड स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी डेवलप होती है। एडजुवेंट्स स्पेशली हेल्पफुल होते हैं जब एंटीजन खुद वीकली इम्यूनोजेनिक हो और उसको एक्स्ट्रा पुश चाहिए होती है ताकि इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो सके। इम्यूनोजन इम्यूनोजन बेसिकली एक ऐसा स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है जो सिर्फ इम्यून रिसेप्टर्स से बाइंड ही नहीं करता बल्कि एक्टिवली इम्यून रिस्पॉन्स भी इंड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब इम्यूनोजन डायरेक्टली बी सेल्स टी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा देता है। इसलिए इम्यूनोजन इम्यून सिस्टम को प्रॉपर्ली स्टिम्युलेट करने वाला कंप्लीट ट्रिगर होता है। नॉर्मली इम्यूनोजेंस के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे एडिक्वेट साइज, प्रॉपर केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रॉन्ग फोरेननेस। इन फीचर्स की वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज इन मॉलिक्यूल्स को एफिशिएंटली प्रोसेस और प्रेजेंट कर पाती है, जिससे इम्यून सिस्टम उन्हें इफेक्टिवली रिकॉग्नाइज कर लेता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इम्यूनोजन एंटीजन होता है, लेकिन हर एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होता। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडीज या टी सेल रिसेप्टर्स से बाइंड कर तो लेते हैं, बट उनके पास इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं होती। इन केसेस में बाइंडिंग तो होती है, पर इम्यून रिएक्शन इनिशिएट नहीं होता। इसी वजह से इम्यूनोजन टर्म स्पेशली अन एंटीजेंस के लिए उपयोग होता है जो कंप्लीटली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जैसे टेटेनस टॉक्सॉइड, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगली स्टिम्युलेट करता है और हाई एंटीबॉडी प्रोडक्शन कॉज करता है। वायरल प्रोटीन्स लाइक इन्फ्लुएंजा हेमाग्लूटिनिन, जो बी सेल और टी सेल दोनों टाइप्स के रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट करता है। फॉरेन आरबीसीज स्पेशली इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल्स, जो बॉडी के लिए हाईली फॉरेन होते हैं और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन जनरेट कर देते हैं। हैप्टेंस अलोन ये सिर्फ एंटीजेंस होते हैं, इम्यूनोजेंस नहीं। लेकिन जब ये किसी कैरियर प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं, तभी ये इम्यूनोजेनिक बैंड पेट है। तो ओवरऑल इम्यूनोजन एक फुली केपेबल एंटीजन होता है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सारी नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल करता है। हैप्टेंस एंड एडजुवेंट्स। ए हैप्टेंस हैप्टेंस बेसिकली छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने आप इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर पाते। मतलब इनका साइज इतना स्मॉल होता है कि ये इम्यून सिस्टम को प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं कर सकते। इवन दो ये टी सेल एक्टिवेशन स्टार्ट नहीं करते, फिर भी ये प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर सकते हैं। उनका स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज उन्हें एपीसीज, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, के थ्रू प्रोसेस और प्रेजेंट होने से रोक देता है। और अगर एंटीजन एपीसीज के द्वारा प्रेजेंट नहीं होता, तो टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होते। टी सेल हेल्प के बिना भी सेल्स यूजुअली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए हैप्टेंस नॉर्मली नॉन इम्यूनोजेनिक रहते हैं। लेकिन सिचुएशन टैप चेंज होती है जब हैप्टेन कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है किसी लार्ज कैरियर प्रोटीन के साथ, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन। जब हैप्टेन एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स कैरियर के साथ अटैच होता है, तो पूरा स्ट्रक्चर इतना बड़ा और स्ट्रक्चर्ड बन जाता है कि एपीसीज उसको ईजिली पिक, प्रोसेस और प्रेजेंट कर सकती है। इस कॉम्बिनेशन को हैप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम के सामने आता है, तो बॉडी इसको एक फॉरेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करती है। एफआईआर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना देता है। कुछ एंटीबॉडीज हैप्टेन के लिए स्पेसिफिक होती है और कुछ कैरियर के एपिटोप्स के लिए। ये हैप्टेन कैरियर कंसेप्ट इम्यूनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू साइंटिस्ट समझ पाते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे वर्क करता है। रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में हैप्टेंस का उपयोग बहुत कॉमन है, स्पेशली जब इन्वेस्टिगेटर्स को बी सेल एक्टिवेशन और एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी को स्टडी करना होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्टेंस:
हैप्टेन्स बेसिकली वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने आप इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करते, बट जब ये होस्ट के प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं तब ये एक नया एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। इम्यून सिस्टम फिर इस न्यूली फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स को फौरन समझ कर रिएक्ट करता है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नॉर्मली एक एंटीबायोटिक है, बट इम्यूनोलॉजी में ये एक क्लासिक हैप्टेन की तरह बिहेव करता है। जब पेनिसिलिन बॉडी के प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है तो ये कॉम्बिनेशन एक टोटली न्यू एंटीजेनिक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जो इम्यून सिस्टम को इमीडिएटली नोटिसेबल लगता है। इस रिकॉग्निशन के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेशन कभी-कभी डेंजरस एलर्जिक रिएक्शंस तक लीड कर सकता है, जैसे सीवियर रैशेस, स्वेलिंग और कुछ केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलैक्सिस। यानी स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल प्लस बॉडी प्रोटीन स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन। सेकेंड, डाइनाइट्रोफेनिल डीएनपी। डीएनपी इम्यूनोलॉजी रिसर्च में एक बहुत हाई फेमस एक्सपेरिमेंटल हैप्टेन है। साइंटिस्ट्स इसको उपयोग करते हैं एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये इजीली कैरियर प्रोटीन्स के साथ लिंक हो जाता है और फिर इम्यून सिस्टम क्लियरली इसको डिटेक्ट कर लेता है। ये एक कंट्रोल्ड मॉडल प्रोवाइड करता है जिसे रिसर्चर्स समझ सकते हैं कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, किस लेवल का रिस्पॉन्स जनरेट होता है और इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स कैसे फंक्शन करते हैं। थर्ड, ओरुशियोल फ्रॉम पॉइजन आइवी। ओरुशियोल पॉइजन आइवी प्लांट का ऑयली कंपाउंड होता है और ये स्किन के प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर एक नया एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बनाता है। जब ये मॉडिफाइड स्किन प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम को मिलते हैं तो टी सेल्स इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेशन डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करता है जो यूजुअली 24 to 48 आवर्स के बाद सिम्टम्स शो करता है। इस रिएक्शन में इचिंग, रेडनेस, ब्लिस्टर्स और इंटेंस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। यानी ओरुशियोल प्लस स्किन प्रोटीन स्ट्रॉन्ग टी सेल ड्रिवन इम्यून रिस्पॉन्स। बी, एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वैक्सीन्स में ऐड किए जाते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट किया जा सके। ये खुद एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करते, मतलब ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर्स से बाइंड करके रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते। इंस्टेड ये बॉडी को इम्यूनोजन को बेटर रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। मॉडर्न वैक्सीन्स में एडजुवेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब एंटीजन खुद इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता। एडजुवेंट्स काम कैसे करते हैं? इनके मल्टीपल मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पहला, ये एंटीजन की परसिस्टेंस को टिश्यूज में प्रोलॉन्ग कर देते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम के पास ज़्यादा टाइम होता है अस एंटीजन को डिटेक्ट, प्रोसेस और रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये लॉन्ग एक्सपोजर इम्यून रिस्पॉन्स को नेचुरली स्ट्रॉन्गर बना देता है। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि एडजुवेंट्स इंजेक्शन साइट पर लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन एक्चुअली हेल्पफुल होता है क्योंकि इसके थ्रू इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफाजेस और डेंड्रिटिक सेल्स वहां अट्रैक्ट होते हैं। जितने ज़्यादा इम्यून सेल्स साइट पर आएंगे उतनी फास्ट और इफेक्टिव एंटीजन प्रोसेसिंग होगी। कुछ एडजुवेंट्स डायरेक्टली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज को स्टिम्युलेट करते हैं। एपीसीज जैसे डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफाजेस एंटीजन को अपटेक करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर एमएचसी मॉलिक्यूल्स के थ्रू टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। एडजुवेंट्स इस पूरे प्रोसेस को एनहांस कर देते हैं, जिससे टी सेल एक्टिवेशन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होती है। इसके अलावा सर्टेन एडजुवेंट्स साइटोकाइन प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते हैं। साइटोकाइन्स इम्यून सिस्टम के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अगर साइटोकाइन सिक्रीशन एनहांस हो जाए तो ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा पावरफुल, कोऑर्डिनेटेड और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। फंक्शंस ऑफ एडजुवेंट्स।
प्रोलॉन्ग एंटीजन परसिस्टेंस एट द इंजेक्शन साइट, ताकि इम्यून सिस्टम के पास ज़्यादा टाइम हो रिस्पॉन्ड करने के लिए। इंड्यूस लोकल इन्फ्लेमेशन, जिसे इम्यून सेल्स अट्रैक्ट होते हैं। स्टिम्युलेट एपीसीज लाइक डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफाजेस, improving antigen uptake or processing. Enhance antigen presentation via MHC molecules, leading to better T-cell activation. Increase cytokine production, जिसे T-cell और B-cell activity significantly boost हो जाती है. Types and examples of adjuvants. एडजुवेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वैक्सीन्स के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट किया जा सके। ये डायरेक्टली एंटीजन को चेंज नहीं करते, बट इम्यून सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट बना देते हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एडजुवेंट्स और उनके यूजेस एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट, एलम, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। एलम सबसे कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट है ह्यूमन वैक्सीन्स में। ये एक तरह का एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड होता है जो इम्यून सिस्टम को स्पेशली TH2 टाइप एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है। ये इम्यून सेल्स को एंटीजन को ज़्यादा इफेक्टिवली रिकग्नाइज करने और लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज बनाने में असिस्ट करता है। एलम का उपयोग काफ़ी पॉपुलर वैक्सीन्स में होता है जैसे DPT, हेपेटाइटिस बी और HPV वैक्सीन्स। बेसिकली एलम एंटीजन को एक स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है ताकि इम्यून सिस्टम उसको ईजिली नोटिस कर सके। सेकंड, फ्रेंड्स एडजुवेंट। फ्रेंड्स एडजुवेंट बहुत पोटेंट होता है, मतलब ये इम्यून सिस्टम को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन देता है। इसके दो मेजर फॉर्म्स होते हैं। कंप्लीट फ्रेंड्स एडजुवेंट CFA, इसमें एंटीजन प्लस किल्ड माइकोबैक्टीरिया प्लस मिनरल ऑयल होता है। माइकोबैक्टीरिया के कंपोनेंट्स इम्यून एक्टिवेशन को बहुत एग्रेसिवली एनहांस कर देते हैं। इनकम्प्लीट फ्रेंड्स एडजुवेंट IFA, इसमें माइकोबैक्टीरिया नहीं होते, सिर्फ एंटीजन प्लस मिनरल ऑयल होता है, इसलिए इसका इफेक्ट CFA से थोड़ा माइल्ड होता है। लेकिन क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स बहुत इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्हें ह्यूमन वैक्सीन्स में उपयोग नहीं किया जाता। ये मोस्टली रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में उपयोग होते हैं जहां स्ट्रॉन्ग इम्यून एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है। थर्ड, TLR एगनिस्ट्स, टोल-लाइक रिसेप्टर स्टिम्युलेटर्स। TLR एगनिस्ट्स ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के टोल-लाइक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। ये रिसेप्टर्स बेसिकली इनेट इम्यूनिटी के सेंसर्स होते हैं जो पैथोजेंस के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स, CpG DNA, जो बैक्टीरियल DNA को मिमिक करता है। ये इम्यून सेल्स को सिग्नल देता है कि कोई पैथोजन टाइप मोलिक्यूल प्रेजेंट है। LPS डेरिवेटिव्स, लिपोपॉलीसैकेराइड के मॉडिफाइड कंपोनेंट्स जो नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इनेट इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं बाय मिमिकिंग पैथोजन एसोसिएटेड सिग्नल्स, जिसे वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। फोर्थ, लिपिड A/MPL, मोनोफॉस्फोरिल लिपिड A। लिपिड A या MPL एक डिटॉक्सिफाइड फॉर्म होता है LPS का। मतलब जो इन्फ्लामेटरी टॉक्सिसिटी होती है ओरिजिनल LPS में, वो रिमूव कर दी जाती है, बट इम्यून एक्टिवेटिंग पावर को मेंटेन रखा जाता है। MPL डेंड्रिटिक सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो एंटीजन प्रेजेंटेशन का मेन रोल प्ले करते हैं। इसका उपयोग मॉडर्न वैक्सीन्स में होता है जैसे HPV वैक्सीन, जहां ये इम्यून रिस्पॉन्स को सेफ और इफेक्टिव वे में एनहांस करता है। ये एडजुवेंट इम्यून सिस्टम को पैथोजन लाइक सिग्नल्स देता है, बट विदाउट हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। एपिटोप्स। एपिटोप्स, जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, बेसिकली एंटीजन के वो स्पेसिफिक छोटे छोटे स्ट्रक्चरल रीजन्स होते हैं जिसे इम्यून सिस्टम डायरेक्टली रिकग्नाइज करता है। मतलब एंटीजन पूरा स्ट्रक्चर में लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट इम्यून सिस्टम उसके सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स को हाई टारगेट करता है
and those selected paths are called epitopes. ये एपिटोप्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं एंटीबॉडीज के एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के साथ या फिर बी सेल रिसेप्टर्स बीसीआरस और टी सेल रिसेप्टर्स टीसीआरस के साथ। इम्यून सिस्टम इन्हीं छोटी स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि एंटीजन फॉरेन है या हार्मफुल। सो इवन दो एंटीजन बहुत बड़ा मोलिक्यूल हो सकता है, इम्यून सिस्टम उसको फुली एनालाइज नहीं करता, सिर्फ उसके स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट रीजन्स को डिटेक्ट करता है। ये फोकस्ड रिकॉग्निशन हाई इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेसाइज बनती है ताकि इम्यून सेल्स पैथोजन के एग्जैक्ट प्रॉब्लमैटिक पार्ट को टारगेट कर सके। इस तरह एपिटोप्स इम्यून सिस्टम के लिए एड्रेस मार्कर्स जैसे काम करते हैं, जिसे वो पैथोजन के स्पेसिफिक सेक्शन पर अटैक प्लान कर पाता है इंस्टेड ऑफ द होल मॉलिक्यूल। Types of epitopes. First, B-cell epitopes. B-cell epitopes बेसिकली वो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो एंटीजन के एक्सटर्नल सरफेस पर लोकेटेड होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज को उन तक डायरेक्टली रीच करना होता है थ्रू ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। अगर एपिटोप सरफेस पर एक्सपोज नहीं होगा तो एंटीबॉडीज उसको इफेक्टिवली बाइंड ही नहीं कर पाएंगी। इसी रीजन से बी सेल एपिटोप्स हमेशा एक्सेसिबल और आउटवर्ड फेसिंग एरियाज में मिलते हैं। बी सेल एपिटोप्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ए लिनियर सीक्वेंशियल एपिटोप्स। लिनियर एपिटोप्स एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये सीक्वेंस एक स्ट्रेट चेन की तरह होता है और एंटीबॉडीज इन्हें तब भी रिकॉग्नाइज कर सकती है जब प्रोटीन डीनेचर हो जाए। मतलब अगर प्रोटीन अनफोल्ड होकर अपनी 3D शेप लूज कर दे, फिर भी लिनियर एपिटोप इंटैक्ट रहता है और एंटीबॉडी बाइंडिंग पॉसिबल होती है। बी कॉन्फर्मेशनल डिसकॉन्टिन्यूअस एपिटोप्स। कॉन्फर्मेशनल एपिटोप्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये अमीनो एसिड्स एक कंटिन्यूअस चेन नहीं बनते, बल्कि प्रोटीन के फोल्ड होन पर 3D स्ट्रक्चर में एक साथ आ जाते हैं। इसलिए ये एपिटोप्स डीनैचुरेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर प्रोटीन अनफोल्ड हो जाए तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस अमीनो एसिड्स अलग हो जाते हैं और एपिटोप डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कॉन्फर्मेशनल एपिटोप सिर्फ टैब एग्जिस्ट करते हैं जब प्रोटीन अपनी प्रॉपर 3D फोल्डेड शेप में हो। एडिशनल एक्सप्लेनेशन। बी सेल एपिटोप्स को इम्यून सिस्टम स्पेशली उन चीजों की बेस पर डिटेक्ट करता है जो हाइड्रोफिलिसिटी, सरफेस एक्सपोजर और फ्लेक्सिबल प्रोटीन रीजन्स के साथ रिलेटेड होती है। एंटीबॉडीज नेचुरली उन्हीं रीजन्स को टारगेट करती है जो पानी फ्रेंडली, हाइड्रोफिलिक होते हैं और सरफेस पर दिखाई देते हैं। ये एपिटोप्स न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के डायरेक्ट टारगेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एंटीबॉडी इन एपिटोप से बाइंड होती है तो वो एंटीजन, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी गेन कर लेती है। इसी वजह से वैक्सीन डिजाइन में बी सेल एपिटोप्स का बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम्पल, अ वायरल स्पाइक प्रोटीन, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या कोरोना वायरस का स्पाइक, पर जो एक्सटर्नल बाइंडिंग साइट होती है वो एक क्लासिक बी सेल एपिटोप का एग्जाम्पल है। एंटीबॉडीज को वायरस को ब्लॉक करने के लिए स्पाइक के एक्सपोज्ड रीजन से बाइंड करना पड़ता है। जब एंटीबॉडी स्पाइक एपिटोप को कवर कर लेती है तो वायरस सेल्स में एंटर नहीं कर पाता। टी सेल एपिटोप्स। टी सेल एपिटोप्स बेसिकली बी सेल एपिटोप्स से काफी फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। टी सेल्स नेटिव एंटीजन्स को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जो बी सेल्स इजीली कर लेते हैं। टी सेल्स के लिए एंटीजन का प्रोसेस्ड फॉर्म जरूरी होता है। इसीलिए टी सेल एपिटोप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही रिकॉग्नाइजेबल होता है। ये सिर्फ लिनियर पेप्टाइड्स होते हैं, कोई कॉन्फर्मेशनल एपिटोप यहाँ वर्क नहीं करता। एंटीजन को पहले एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, के अंदर प्रोसेस होना पड़ता है। फिर ये पेप्टाइड्स एमएचसी क्लास आई या क्लास 2 मॉलिक्यूल्स पर डिस्प्ले होते हैं।
नॉर्मली ये एपिटोप्स 820 अमीनो एसिड्स के रेंज में होते हैं। एडिशनल एक्सप्लेनेशन। टी सेल एपिटोप्स बेसिकली प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं। जब एपीसीज एंटीजन को डाइजेस्ट करते हैं तो वो उसको छोटे पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इनको एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं। CD8 प्लस टी सेल्स यूजुअली 8-10 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड्स को रिकग्नाइज करते हैं जो एमएचसी क्लास आई पर प्रेजेंट होते हैं। CD4 प्लस टी सेल्स थोड़े लॉन्गर पेप्टाइड्स अराउंड 12-20 अमीनो एसिड्स को रिकग्नाइज करते हैं थ्रू एमएचसी क्लास 2। ये टी सेल एपिटोप्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बैकबोन होते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल करने में हेल्प करते हैं, मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट करते हैं और ओवरऑल इम्यून डिफेंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा वायरस का एक पेप्टाइड फ्रैगमेंट, स्पेसिफिकली न्यूक्लियोप्रोटीन का एक पार्ट, जब MHC1 पार प्रेजेंट होता है तो CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। रिकॉग्निशन के बाद ये टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वायरस का स्प्रेड कंट्रोल होता है। हेटेरोफाइल एंटीजेंस। डेफिनेशन। हेटेरोफाइल एंटीजेंस बेसिकली ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज में भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके एपिटोप्स का स्ट्रक्चर इतना सिमिलर होता है कि इम्यून सिस्टम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। मतलब एंटीबॉडीज जो एक स्पीशीज के एंटीजन के अगेंस्ट बनी होती है, वो एक्सीडेंटली किसी दूसरी अनरिलेटेड स्पीशीज के एंटीजन के साथ भी बाइंड हो जाती है। ये क्रॉस रिएक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम को लगता है कि दोनों एंटीजेंस सेम या क्लोजली सिमिलर स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल मिमिक्री होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। इन एंटीजेंस के एपिटोप्स अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज सरप्राइजिंगली सिमिलर होते हैं, इवन दो ऑर्गेनिजम्स टोटली अनरिलेटेड होते हैं। ये सिमिलर एपिटोप्स इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि एंटीबॉडीज जो एक एंटीजन के लिए बनी होती है वो एक सेकंड अनरिलेटेड एंटीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेती है। हेटेरोफाइल एंटीजेंस का डायग्नोस्टिक फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कुछ सेरोलॉजिकल टेस्ट्स इन्हीं क्रॉस रिएक्शंस पर बेस्ड होते हैं। डॉक्टर्स इन रिएक्शंस को डिटेक्ट करके स्पेसिफिक इन्फेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, पॉल बनल एंटीजन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस टेस्ट। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो एप्स्टीन बार वायरस EBV से होता है, उसमें पेशेंट्स के बॉडी में हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज बनने लगती है। ये एंटीबॉडीज काफी इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज ये नॉर्मली ह्यूमन सेल्स को टारगेट नहीं करती, पर शीप या हॉर्स के रेड ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेट कर सकती है। ये प्रॉपर्टी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए उपयोग होती है मोनोस्पॉट टेस्ट में। जब डॉक्टर ये टेस्ट रन करते हैं तो बेसिकली वो चेक करते हैं कि पेशेंट के सीरम में ये हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं। अगर आरबीसीज एग्लूटिनेट हो जाते हैं तो ये EBV इन्फेक्शन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। इस तरह का क्रॉस स्पीशीज रिएक्टिविटी इम्यून सिस्टम की यूनिक बिहेवियर को शो करती है। सेकंड, फोर्समैन एंटीजन। फोर्समैन एंटीजन एक ऐसा एंटीजन है जो मल्टीपल स्पीशीज में शेयर्ड मिलता है, जैसे शीप, हॉर्सेस, गिनी पिग्स और कुछ बैक्टीरिया। ह्यूमन्स के पास ये एंटीजन नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब ह्यूमन बॉडी इन ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आती है तो हम लॉग एंटीफोर्समैन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एंटीबॉडीज एक तरह का इम्यून डिफेंस एक्ट करती है, क्योंकि बॉडी इस एंटीजन को टोटली फॉरेन और अनफेमिलियर समझकर रिएक्ट करती है। फोर्समैन एंटीजन इम्यूनोलॉजी में काफी क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है क्रॉस स्पीशीज एंटीजन शेयरिंग का। थर्ड, क्रॉस रिएक्टिव बैक्टीरियल एंटीजेंस मॉलिक्यूलर मिमिक्री। कुछ बैक्टीरियल कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर ह्यूमन टिश्यूज से मिलता जुलता होता है,
इसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोला जाता है। एक कॉमन और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोक्कल एम प्रोटीन। एम प्रोटीन का डिजाइन ह्यूमन हार्ट टिश्यू के प्रोटीन्स जैसा लगता है। तो जब इम्यून सिस्टम स्ट्रेप्टोकोक्कस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, तो कभी-कभी ये एंटीबॉडीज एक्सीडेंटली ह्यूमन हार्ट टिश्यू के प्रोटीन से भी बाइंड कर सकती है। इस क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से हार्ट टिश्यूज इन्फ्लेमेशन का शिकार हो सकते हैं और ये कंडीशन ऑटोइम्यून रूमेटिक फीवर तक लीड कर सकती है। ये एग्जाम्पल दिखता है कि इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्ट या मिस टारगेट करना कितना सीरियस कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर सकता है। सुपर एंटीजेंस डेफिनेशन। सुपर एंटीजेंस एक स्पेशल क्लास के एंटीजेंस होते हैं जो टी सेल्स को एक्सट्रीमली और नॉन स्पेसिफिकली एक्टिवेट कर देते हैं। नॉर्मल एंटीजेंस की तरह इनको पेप्टाइड फॉर्म में प्रोसेस होने की जरूरत नहीं होती। इंस्टेड ये डायरेक्टली और साइमल्टेनियसली एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो एपीसीज पार होते हैं के आउटर सरफेस से बाइंड करते हैं, साथ ही साथ टी सेल रिसेप्टर्स टीसीआरस से भी बाइंड हो जाते हैं। यानी सुपर एंटीजेंस नॉर्मल एंटीजन प्रोसेसिंग रूल्स को कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं, जिसे एक अनयूजुअली पावरफुल इम्यून एक्टिवेशन हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नॉर्मली एक स्पेसिफिक एंटीजन सिर्फ 0.010.1% टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, मतलब बॉडी के टी सेल्स का एक बहुत टाइनी फ्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन सुपर एंटीजेंस इस रूल को टोटली ब्रेक कर देते हैं। ये 20-30% ऑफ ऑल टी सेल्स को एक ही बार में एक्टिवेट कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली बहुत एक्सट्रीम रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। इस मैसिव एक्टिवेशन के रिजल्ट्स कुछ इस तरह होते हैं। एक्सेसिव साइटोकाइन रिलीज, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। सीवियर इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट द बॉडी। शॉक एंड टिश्यू डैमेज, क्योंकि इम्यून सिस्टम हाइपरएक्टिव हो जाता है। ये एबनॉर्मल एक्टिवेशन इसलिए होता है क्योंकि सुपर एंटीजेंस MHC2 और TCR को नॉन स्पेसिफिक मैनर में कनेक्ट कर देते हैं, यानी TCR का पेप्टाइड स्पेसिफिसिटी मैटर ही नहीं करती। बस बाइंडिंग हो गई और टी सेल एक्टिवेट हो गया, चाहे एक्चुअल एंटीजन मैच करे या ना करे। एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर एंटीजेंस। सुपर एंटीजेंस बेसिकली वो स्पेशल टाइप के एंटीजेंस होते हैं जो इम्यून सिस्टम को नॉर्मल एंटीजेंस से कई ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिवेट कर देते हैं। ये टी सेल्स को एक कंट्रोल्ड, स्पेसिफिक तरीके से एक्टिवेट नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली ह्यूज नंबर ऑफ टी सेल्स को स्टिम्युलेट कर देते हैं, जो एक एबनॉर्मल और ओवर एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अब इसके कुछ मेजर एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, बैक्टीरियल सुपर एंटीजेंस। बैक्टीरियल सुपर एंटीजेंस काफ़ी पावरफुल होते हैं एंड इनके इफेक्ट्स बॉडी पर बहुत इंटेंस हो सकते हैं। स्टेफाइलोकोक्कल एंट्रोटॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स फूड पॉइजनिंग का मेन कॉज होते हैं। बेसिकली जब कंटामिनेटेड फूड एंट्रोटॉक्सिन्स के साथ बॉडी में जाता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इम्यून रिस्पॉन्स ओवर रिएक्ट करता है, जिसे वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। TSST1 टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1, ये टॉक्सिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है और ये मेंस्ट्रुअल और नॉन मेंस्ट्रुअल दोनों टाइप्स के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। TSST1 इम्यून सिस्टम को एक्सट्रीमली हाई लेवल पर एक्टिवेट कर देता है, जिसे फीवर, रैश, लो ब्लड प्रेशर और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जैसी कंडीशंस हो सकती है। स्ट्रेप्टोकोक्कल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स SPA, स्पेक, ये एक्सोटॉक्सिन्स स्ट्रेप्टोकोक्कस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ये स्कारलेट फीवर और स्ट्रेप्टोकोक्कल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में मेजर रोल प्ले करते हैं। इन टॉक्सिन्स की वजह से इम्यून सिस्टम हाइपरएक्टिवेट होकर सीवियर इन्फ्लेमेशन और सिस्टेमिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। सेकंड, वायरल सुपर एंटीजेंस। वायरल सुपर एंटीजेंस कंपैरेटिवली रेयर होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस अपने सर्वाइवल के लिए इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं।
माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस एमएमटीवी के वायरल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स सुपर एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं और इन्फेक्टेड माइस में लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह की एक्सेसिव टी सेल एक्टिवेशन वायरस को होस्ट पॉपुलेशन में स्प्रेड होने में हेल्प करती है। क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जब बॉडी सुपर एंटीजन्स के कांटेक्ट में आती है तो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल एंटीजन्स जैसा कंट्रोल्ड नहीं होता। इंस्टेड सुपर एंटीजन्स एक मैसिव एंड अनकंट्रोल्ड इम्यून एक्टिवेशन क्रिएट करते हैं। इसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर काफी एक्सट्रीम होता है क्योंकि ये टी सेल्स को बिना प्रॉपर रेगुलेशन के एक्टिवेट कर देते हैं। सुपर एंटीजन एक्सपोजर के बाद बॉडी में कुछ मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस जैसे टीएनएफ अल्फा और इल्विन। ये साइटोकाइंस नॉर्मली इम्यूनिटी रेगुलेट करते हैं, बट जब ये ओवर प्रोड्यूस होते हैं तो बॉडी एक हाइपरइन्फ्लेमेटरी स्टेट में चली जाती है। हाई फीवर होता है बिकॉज साइटोकाइंस डायरेक्टली ब्रेन के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर को अफेक्ट करते हैं। हाइपरटेंशन यानी डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है जो बॉडी के टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर नहीं होने देता। सीवियर केसेस में मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है क्योंकि बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ऑर्गन्स फंक्शनल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टीएसएस, जो स्टफाइलोकोकस ओरियस के TSST1 सुपर एंटीजन से होता है, इस प्रॉब्लम का क्लासिक एग्जाम्पल है। इस कंडीशन में साइटोकाइन स्टॉर्म इतना इंटेंस होता है कि पेशेंट को सडन फीवर, रैश, हाइपोटेंशन और सीवियर सिस्टेमिक इलनेस डेवलप हो जाती है। बेसिकली इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन हाई बॉडी के लिए हार्मफुल बन जाती है। This is the summary table of terms such as immunogen, antigen, hapten, adjuvant, epitope,